तो आज के आपके करंट अफेयर्स 9 सितंबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है कि हर साल आपकी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, पूरा ऑर्गन है जो पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट, पावर्टी रिडक्शन, ऐसी सारी चीज़ों को मेजर करने का और कंट्रीज की हेल्प करने का, कितनी पावर्टी है, कितनी हंगर है, कितनी इनइक्वालिटी, ऐसी सारी चीज़ें मेजर करने में खासकर ये हेल्प करते हैं, और ताकि डेवलपमेंट के स्टेप्स वैसे उठाए जा सकें। तो ये जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ये हर साल एक इंडेक्स पब्लिश करती है जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंदर इस चीज को लेने की कोशिश होती है। देखो, वैसे हम जब भी डेवलपमेंट मेजर करते हैं ना, हम जब भी कहते हैं कंट्री डेवलप होती जा रही है, और हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो हमेशा सबसे पहला फैक्ट कर रही है, अगर तो जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, यानी कि कंट्री इकोनॉमिकली अच्छा कर रही है, तो हम उन्हें कहते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग, मतलब उस अकॉर्डिंग स्टेटस हम दे देते हैं कि अच्छा, अगर सारी जीडीपी, देश अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। पर इकोनॉमी इकलौता स्केल नहीं हो सकता ये बताने का कि आपकी इकोनॉमी एक्चुअली अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। और भी स्केल होने चाहिए जो अल्टीमेटली डिसाइड करें कि हाँ, आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। इसमें से एक बहुत ही प्राइमरी रोल जो प्ले करता है, वो है कि ये चेक करना कि आपके क्या कहते हैं इसे, हाँ, आपके कंट्री के अंदर किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, हेल्थ सिस्टम कैसा काम कर रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऐसी सारी चीज़ों के थ्रू। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये इन्हीं चीज़ों को मेजर करता है कि हम सिर्फ देश की तरक्की पैसे में ना तोलें, बल्कि एक्चुअली क्या देश के अंदर डेवलपमेंट लोगों तक बेनिफिट पहुंच रहा है, उसका या नहीं पहुंच रहा है, इस तौर पे देखें। इसीलिए आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया था। ये बेसिकली आपके पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और आपके अमर्त्य सेन, उन दोनों के, जो उन्होंने वर्क एक साथ किया था, उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया था कि किन लोगों के पास फैसिलिटीज हैं और किन के पास नहीं है, या कौन अफोर्ड कर सकता है फैसिलिटीज को और कौन नहीं कर सकता। ऐसे उन्होंने क्राइटेरियाज बनाए थे, और उसी से इंस्पायर होके आपका ये पूरा इंडेक्स बना। तो इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, इनकम भी एक कैटेगरी है, पर इनकम मेन कैटेगरी जीडीपी बेसिस पे नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो, एट बर्थ आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये डिटरमाइन करेगी कि आपकी कंट्री कितना अच्छा कर रही है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, यानी कि आपके देश में बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे से मिल रही हैं, तभी तो वो लंबी उम्र जी पा रहे होंगे। अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, या लोग, बच्चों के पास न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो बीमार ज्यादा पड़ेंगे, तो अपने आप ही उनकी एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। वहीं पे अगर मैं दूसरी साइड बात करूं आपके एजुकेशन की, एजुकेशन दो तरीके से देखी जाती है। पहली बात तो, एक एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है। एक्सपेक्टेड ईयर्स का मतलब होता है कि हमें क्या लगता है कि वो कितने साल मिनिमम स्कूलिंग कर रहे हैं, मतलब मिनिमम कितने साल वो एजुकेशन फील्ड में स्पेंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे लेवल। इसका मैक्सिमम नंबर जो मेजर किया जाता है वो 18 किया जाता है, कि 18 तक अगर किसी ने 18 साल अपने एजुकेशन में बिता दिए हैं, तो ऑब्वियसली वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक उस पर्सन को पहुंच जाना चाहिए। तो इसमें वही एलकेजी, यूकेजी, ये सब कुछ नहीं कंसिडर किया जाता। जो मेन लर्निंग स्टेजेस हैं वहां से आपकी काउंटिंग करके, फिर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये आपके 15 साल की उम्र तक देखा जाता है। कि एक 15 साल का जो पर्सन है, आपके देश में जितने भी 15-15 साल के, हर पर्सन की 15 साल की उम्र लगा के चलो, उसने 15 साल में से, मतलब कितने 15 साल वाले पर्सन होंगे जिन्होंने आपकी एक्चुअली इस चीज के ऊपर स्पेंड किया होगा, कि वो एक्चुअली स्कूल गए होंगे, ठीक है, और कितने लोग नहीं गए, ये सारी चीजें इसके थ्रू मेजर होती है। अब इससे आगे इनकम इंडेक्स। इनकम इंडेक्स बेसिकली क्या मेजर करता है, ये जीएनआई मेजर करता है।
ग्रॉस नेशनल इनकम, इसका क्या मतलब होता है? देखो, पूरे जीडीपी, जितनी भी देश की जीडीपी है, उसे डिवाइडेड बाय जितनी भी आपकी पर कैपिटा, कैपिटा का मतलब होता है पॉपुलेशन, उसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। इससे पता चलेगा कि एक सिंगल पर्सन कितना पैसा कमा रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली सारे लोग बराबर नहीं कमा रहे हैं। अगर मैं इंडिया की 3 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, उसे मैं डिवाइड कर दूं सारी इंडिया की 130 करोड़ की पॉपुलेशन से, ऐसा नहीं है कि 130 करोड़ सारे के सारे लोग बराबर कमा रहे हैं, कुछ ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ कम कमा रहे हैं। पर पर्सन आपके देश में कितना पैसा बनता है, उसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, इस तरीके से चेक करना। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखी जाती है। इंडिया का रैंक बहुत ही पुअर है, 132 है। लास्ट ईयर हमारा रैंक 130 था, इस साल 2 और गिर गया। हर साल थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है, क्योंकि जहाँ पे बाकी कंट्रीज ज़्यादा इंप्रूव कर रही हैं, इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण हम कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं ला पाते। ठीक है, तो बाकियों कंपैरिजन में हमारा रैंक इसलिए ही तभी लगातार गिरता रहता है। ठीक है, अब इससे आगे सेकंड करंट अफेयर जो है, वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। देखो, भीतरकनिका नेशनल पार्क न्यूज़ में ही है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये न्यूज़ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, ये नेशनल पार्क ना खासकर फेमस है क्रोकोडाइल की कंजर्वेशन के लिए। यहाँ पे क्रोकोडाइल्स की थोड़ा टाइम पहले भी ये करंट अफेयर में था कि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल बहुत ज़्यादा अंडे दिए हैं आपके क्रोकोडाइल्स ने, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो आपके यहाँ पे सॉल्ट वाटर, इंडिया में 3 वेराइटीज मिलती हैं क्रोकोडाइल्स की। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एक है आपका मगर, और एक है घड़ियाल। घड़ियाल मिलता है सिर्फ गंगा, और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास, यानी कि गंगा और गंगा की जो ट्रिब्यूटरी, जो बाकी रिवर्स हैं छोटी छोटी जो गंगा में आ गिरती हैं, घड़ियाल सिर्फ इनमें रहता है। घड़ियाल की लंबी सी चोंच होती है, बहुत ही पतली सी। ठीक है, इसका मेन बेसिकली ये इसका मेन खाना ही फिशेज है, क्योंकि बहुत छोटी सी है और कोई जानवर नहीं खा पाता, सिर्फ फिशेज को होल्ड करने के लिए इनकी बीक बनी हुई है। पर ये जो मगर है, मगर साइज में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में जो पाए जाते हैं ये 7-7 फुट तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये आपके यहाँ तो समुंदर के किनारे कहीं पे अंदर पानी आ रहा हो, ऑब्वियसली समुंदर के पानी में नहीं रह सकते, कहीं पे भी सॉल्ट वाटर होगा। तो कई बार क्या होता है, समुंदर से पानी किसी लैंड एरिया के अंदर ऐसे बंद हो रहा होता है। ठीक है, ये पूरा अंदर यहाँ पे समुंदर है, यहाँ से पानी अंदर आ रहा होता है, ऐसे एरियाज में ये आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो भीतरकनिका है, ये एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट का मतलब क्या होता है? रामसर बेसिकली एक कन्वेंशन सी, रामसर एक शहर है ईरान का, जहाँ पे सारी दुनिया के देश इकट्ठे हुए, और उन्होंने फैसला किया कि हम दुनिया भर में जिस भी कंट्री में जो भी वेटलैंड बनता है ना, वहाँ की सरकार वहाँ के वेटलैंड्स को बचाने के लिए काम करेगी। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स ऐसे इलाके होते हैं जो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबे नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़े से लो लाइंग एरिया होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पानी इकट्ठा होगा, चलो पानी के रंग दे दे। ठीक है, ये ये पानी इकट्ठा हुआ हुआ है कहीं। ठीक है, अगर ये पानी है, पानी के आसपास यहाँ पे जमीन भी होगी, तो यहाँ पे रहने वाले जानवर यहाँ थोड़े से एरिया जहाँ पे ज्यादा पानी गहरा ना हो, अगर ये पानी गहरा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तक जाएंगे, तैर के वापस भी आ सकते हैं। तो ऐसे जो जानवर है, और यहाँ पे अगर कोई आपके एम्फिबियंस हैं, जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया, वो लैंड के ऊपर भी आ सकता है। ऐसे एरियाज को आपके वेटलैंड माना जाता है, बोला जाता है। और ये वेटलैंड्स जो होते हैं, ये बहुत ही रिच होते हैं आपकी डाइवर्सिटी के लिए, यानी कि बहुत प्रकार के यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के प्लांट्स भी पाए जाते हैं। तो इन्हें बचा अगर आपने इन्हें बचा लिया, तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में बहुत सारे आपके प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप सेव हो जाते हैं। इसीलिए ये आपके इस तरीके से। अब
ये जो आपके रामसर कन्वेंशन है, ये ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करती है जहाँ पे या तो आपके पोल्यूशन हो चुका है या पोल्यूशन हो रहा है या होने के बहुत हाई चांसेस हैं कि मतलब ये खराब हो जाएगी जगह। तो ऐसी जगहों को पहले ही आइडेंटिफाई कर लो या खराब हो चुकी हैं, ताकि उन्हें तुम्हारे मतलब हर देश को खुद ही नॉमिनेट करना होता है कि हम कौन सी साइट को रामसर साइट बनाना चाहेंगे, ताकि वो अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट दिखा सके कि हाँ, हम अपने वेटलैंड्स को बचाने के लिए सीरियस हैं। इंडिया में हमने सबसे पहले शिल्का लेक को ऐड किया था, वो भी उड़ीसा में ही है, ठीक है? और उसके बाद बहुत सारी अब लेक्स ऐड हो चुकी हैं, अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग बहुत सारे नाम हैं। तो वहीं पे एक नाम आपके भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी है, क्योंकि इसके अंदर भी आपके स्वैम्प एरियाज़ हैं, स्वैम्प होता है दलदली इलाका जो होता है, ठीक है? इस तरीके क्लियर है? तो यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, ऐसे बहुत सारे जानवर यहाँ पे रहते हैं जिसके लिए फेमस है ये जगह। अब इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट थर्ड करंट अफेयर है नागालैंड के रिगार्डिंग। नागालैंड का जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी ये बना नहीं है, पर नागालैंड के अंदर ना बहुत सालों से, जब से इंडिपेंडेंस आई है उसके बाद से, कुछ टाइम बाद से ही वहाँ पे मिलिटेंसी चल रही है, जो लगातार डिमांड करते आए हैं। पहले बात तो वो पहले डिमांड कर रहे थे कि नागालैंड को उन्होंने एक अलग देश बनाना है, पर ऑब्वियसली हमने वो मूवमेंट को कामयाब नहीं होने दिया, ठीक है, क्योंकि हमें इंडिया जोड़े रखना है, तो बहुत आर्मी डिप्लॉय की गई, अभी भी आर्मी लगी हुई है। तो फाइनली वो इस मूवमेंट को, जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है, उसे मानने वाले ग्रुप तो बहुत कम हो गए हैं अब, और नेक्स्ट तो नेग्लिजिबल हैं। पर अभी भी बहुत सारे वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स प्रेज़ेंट हैं, और वो यही कहते हैं कि हम इसी बात पे शांति पे एग्री होंगे कि अगर हमारी कुछ शर्तें मानी जाएँगी। उनमें से एक शर्त जो उनकी हमेशा से रही है ना, वो ये है कि वो नागाज़ का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लागू करवाना चाहते हैं। पर गवर्नमेंट इस बात पे बहुत क्लियर है, इंडियन गवर्नमेंट, कि हम अब जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका भी हमने खत्म कर दिया, और अब किसी स्टेट को हम नहीं अलाउ कर सकते कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। इसी कारण नागाज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ये ज़ाबो बोला जाता है। ये ज़ाबो है, इसके लिए एक एग्रीमेंट बन रहा है, मतलब ऑब्वियसली अभी ये साइन नहीं हुआ, पर ये अब रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि गवर्नमेंट शायद क्या करेगी, ये ज़ाबो है, इसे अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाएगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक चैप्टर नया ये ज़ाबो का डाल दिया जाएगा, जिससे नागाज़ भी खुश हो जाएँगे और इंडिया में 2 कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं एग्ज़िस्ट करेंगे इस चीज़। दूसरी चीज़, नागाज़ अपना खुद का झंडा भी चाहते हैं। उन्हें वो झंडा सिविल और कल्चरल मैटर्स में यूज़ करना अलाउड होगा, पर उसके अलावा और किसी मैटर में वो इस झंडे को नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है? किसी ऑफ़िस, गवर्नमेंट बिल्डिंग या किसी भी, वहाँ पे ये नहीं हो सकता, तो ऐसा एक एग्रीमेंट तैयार हो रहा है। देखो ऑलरेडी इंडिया में कई स्टेट्स के अपने खुद के, बस इनकी कंडीशन ये होती है कि अगर लेट्स सपोज़ कहीं पे फ्लैग भी किया जा रहा है, अगर वहाँ पे नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग हमेशा ऊपर रहेगा, और जो आपका स्टेट फ्लैग है वो उससे नीचे ही होना चाहिए, ठीक है? तो स्टेट्स को अपने खुद के झंडे बनाना, अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए, स्टेट्स को अपने खुद के फ्लैग्स बनाना अलाउड होता है। बस कंडीशन ये होती है कि वो नेशनल फ्लैग के बराबर या उससे ऊपर नहीं उठ सकता, वो उससे नीचे ही होगा, ठीक है? अब इसके अलावा आपको नागालैंड के बारे 2 फैक्ट यहाँ पे और एक तीसरा फैक्ट और बताऊँगा। देखो नागालैंड की सबसे पहले जो नेशनल असेंबली है, यहाँ पे 60 सीटें हैं, ठीक है? पर नागालैंड की असेंबली ऐसे है जिसमें कोई ऑपोज़िशन पार्टी नहीं है। ऐसे कैसे हो गया? नागालैंड में अराउंड 12-15 पार्टीज़ ने 2018 में इलेक्शन लड़े थे। तो ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं है, मतलब ऑपोज़िशन नहीं है। वहाँ की जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं ना, नाइपू रियो, उन्होंने क्या किया, जितनी भी पार्टीज़ थी, उनके जितने भी एमएलए जीते, उन्होंने सबको, मतलब सारे एमएलएज़ को भी नहीं ऑब्वियसली, मतलब सारी पार्टीज़ के एक आधे मेंबर को अपने मिनिस्टर बनाया अपनी सरकार में। जिसके कारण वो पार्टीज़ भी इनके साथ जुड़ गई कि हाँ, चलो मिनिस्टर तो हमारे बन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम भी चला रहे हैं। इस कारण नागालैंड में कोई भी ऑपोज़िशन पार्टी नहीं है, ठीक है? वहाँ पे सारी की सारी आपकी रूलिंग पार्टीज़ ही हैं, ठीक है? क्योंकि सबका कोई ना कोई एक आधा मंत्री तो है ही है, ठीक है? अब इसके अलावा जो खुद चीफ मिनिस्टर थे नाइपू रियो,
ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा था नॉर्दर्न आगामी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इन्होंने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा ना, उनके खिलाफ किसी और कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो अकेले ही, तो जो ईवीएम मशीन बनी थी उसमें सिर्फ इनका ही नाम होना था। इस कारण इस जगह पे इलेक्शन हुए ही नहीं, वो अनअपोज्ड विनर डिक्लेयर हो गए थे, उनके कोई ऑपोजिशन में खड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके क्या कारण थे वो पता नहीं। ठीक है, अब इसके आगे जो अगली चीज है वो है कि नागालैंड के अंदर जैसे हम 33% रिजर्वेशन देते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज में। ठीक है, देखो एक अलग से एक्ट एग्जिस्ट करता है कि ट्राइबल एरियाज में वैसे ना ये ओरिजिनली प्रोविजन नहीं लगना था, पर एक अलग से एक्ट एग्जिस्ट करता है कि सरकार एक्सटेंड कर सकती है ट्राइबल एरियाज में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। पर अब नागालैंड में नहीं एक्सटेंड हुआ और नागालैंड के अंदर मतलब वहाँ पंचायती राज ये सारे इलेक्शंस होते हैं, पर वो एक्ट फुली वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उस एक्ट के अंदर ये भी प्रोविजन उसके अंदर ही डाला हुआ था कि अगर कहीं पे कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है तो वो चेंज किया जाएगा। तो नागालैंड इकलौती स्टेट है जहाँ पे कोई भी वुमेन, ज़ीरो, कोई भी वुमेन पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि पंचायती राज में तो जैसे रिज़र्वेशन ही मिलनी थी, पर नागालैंड के अंदर वो कोई रिज़र्वेशन नहीं दी गई है, क्योंकि वहाँ पे वुमेन को पॉलिटिक्स लड़ने नहीं देते वहाँ के जो ट्रेडिशनल लॉज़ हैं। अगर हम वहाँ पे ये कानून लगाने जाते हैं तो लोग वहाँ पे अपोज़ करने बैठ जाते हैं और काफ़ी लार्ज स्केल पे दंगे भी हो गए थे। कुछ साल पहले लागू करने की कोशिश की थी, बहुत बड़े स्केल पे दंगे हो गए थे। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है? ये इसका क्या मतलब होता है? देखो बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन का मौलिक ढांचा, कौन-सी चीज़ें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती हैं कि हाँ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर टाइम रहना ही चाहिए, ये बदला नहीं जा सकता। देखो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है अपने आप में, उसके अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड या इसकी डेफिनिशन या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखी हुई। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के थ्रू आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए हैं, फैसले दिए हैं, उसके थ्रू ये सारी की सारी चीज़ आई है। ठीक है? अब यहाँ पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी, हमने इसकी भी जो इंस्पिरेशन ली है ना, हमने सबसे पहले मतलब इंडिया में इसे यूज़ किया था जस्टिस माधुरकर, आपके जज थे सुप्रीम कोर्ट के, सज्जन सिंह केस था 1965 का। वहाँ पे सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बारे में मेंशन हुआ था। वो भी जज ने इंस्पिरेशन ली थी 1963 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। देखो आपकी जो जुडिशरी है, वो इंटरनेशनल एग्जाम्पल से भी इंस्पिरेशन लेती है। कई बार हम अमेरिका के किसी केस को कंसिडर करके कहते हैं तो ये नेचुरल कोर्स लेता है अपने आप में लॉ। ठीक है, तो ये अलाउड होता है जुडिशरी को, ऐसे वो अपने आप में इंस्पायर कहीं से भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जुडिशरी ये भी कर सकती है। और दूसरा, फिर आपके इंडिया में केस हुआ था केशव नंदा भारती केस, ये 1973 का केस है। ये केस इतना इलैबोरेटेड निकला कि इसी टाइम पे आपकी डॉक्ट्रिन तैयार हुई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत मतलब इस केस ने बहुत सारे प्रोविजंस को चैलेंज किया। उसमें से एक क्वेश्चन ये था, क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की? यानी कि पार्लियामेंट, देखो ओरिजिनली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 दिया हुआ है। 368 में ये लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन चेंज करना चाहे, अमेंडमेंट करके बदल सकती है। पर क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि अगर पार्लियामेंट के पास पावर है, कल को एक सरकार आए, वो सरकार सारा कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है, तो क्या वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल के रख सकती है? तो कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना, आप कहाँ तक आप चेंज करना चाहते हो, कहाँ तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। तो उस चीज़ की जो लिमिट बनी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बनाई थी। ठीक है? ये जो डॉक्ट्रिन थी, इसमें धीरे-धीरे क्या-क्या चीज़ें ऐड की गई, ये मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारी जो सॉवरेनिटी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी सॉवरेनिटी है। वैसे ही अलग-अलग जुडिशियल रिव्यू हो गया, सेक्युलरिज़्म हो गया, इंडिया हमेशा सेक्युलर रहेगा, फेडरल रहेगा स्ट्रक्चर में, ठीक है? उसके बाद सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर रहेगा, यूनिटी ऑफ इंडिया रहनी चाहिए। तो ये सारे के सारे आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बेसिक फीचर्स क्या-क्या हैं, ये पूरी लिस्ट याद रखनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें।
क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर है, मियावाकी मेथड। ये हर साल एक आधी बारी पेपर में आया ही होता है, क्योंकि ये इंडिया में धीरे-धीरे बहुत जगहों पे अप्लाई किया जा रहा है। देखो मियावाकी मेथड है क्या? ये ना आपके मिनी फॉरेस्ट बनाने का मेथड है। ठीक है? ये अर्बन एरियाज़ में भी, जो आपके शहर हैं, वहाँ पे भी जंगल बनाने में काम आ रहा है, और कई जगहों पे जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स की अगर मैं जनरल पहले तो बात करूँ, दोनों स्टेट्स के अंदर ना पूरे इंडिया का लोएस्ट फॉरेस्ट कवर है। तो पंजाब गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव की न्यूज़ आई हुई थी कि वहाँ पे फ़ाज़िलका डिस्ट्रिक्ट में आपके अ, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने आपके अ, फॉरेस्ट कवर अपना डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाने के लिए मियावाकी मेथड यूज़ किया, ठीक है? उन्होंने विलेज सेलेक्ट किया वहाँ पे आपके पुरावाली, वहाँ पे आपके इस मेथड को अप्लाई करने का सोचा। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो आपका वेस्ट लैंड है ना, जिस पे कुछ नहीं उग रहा, खाली पड़ा है, पब्लिक लैंड है, और वेस्ट लैंड है जिसके ऊपर कुछ कुछ जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है अभी, वहां पे मियावाकी मेथड में क्या होता है कि देखो, प्लांट्स ना बहुत ही पास पास लगाने हैं, दूर दूर नहीं लगाने, आपस में जैसे जंगल होता है ना, जंगल की तरह एकदम जुड़े जुड़े प्लांट्स लगाने हैं। पर ऐसा नहीं है कि तुम प्लांट्स कोई भी लगा दोगे रैंडमली, यहीं पे अब साइंटिफिक प्रोसेस आता है। देखो प्लांट्स में प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उनके अंदर रूट्स हैं, ठीक है, और वो अपने न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिशन वो हवा से लेते हैं, कुछ जमीन से लेते हैं, पर कुछ न्यूट्रिशन वो लेते हैं और वापस कुछ सॉइल में वो छोड़ते भी रहते हैं। अब शायद जो इस प्लांट का वेस्ट है, वो किसी और प्लांट की रिक्वायरमेंट हो, उसका जो वेस्ट है वो शायद इसकी या किसी और की रिक्वायरमेंट हो। अगर मैं ये ऐसे चूज करके सारे प्लांट्स और ट्रीज पास में लगा दूंगा, ये सारे आपस में मदद करेंगे एक दूसरे को ग्रो करने में। देखो आपका पूरा जंगल इसी तरीके से उग पाता है। अगर जंगल इस सेंस में उगने लगता कि कोई भी पेड़ कहीं पे भी उग रहा, ऑब्वियसली वो आपस में कंपटीशन में हो जाते। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे एक साथ जुड़ के काम करने की है। तो सारा जंगल एक साथ जुड़ के काम करता है, ताकि सारे प्लांट्स एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी वो जंगल और बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे सारे प्लांट्स बहुत पास-पास लगाए जाते हैं। फिर उन्हें कुछ साल मतलब कुछ साल नहीं, सॉरी, उन्हें 8-9 महीने मेंटेन करना पड़ता है। 8-9 महीने के बाद वो अपने आप में सस्टेनेबल हो जाते हैं कि खुद उगने लग जाते हैं। और धीरे-धीरे, क्योंकि आपने ये जो प्लांट्स और ट्री सिलेक्ट किए होंगे, इनकी लेयर्स भी अलग-अलग होती हैं। कोई किसी हाइट का होगा, कोई किसी हाइट का होगा, कोई किसी हाइट का होगा। तो ये अलग-अलग हाइट को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो हाइट में भी कॉम्पिटिशन नहीं रहता। नीचे ये न्यूट्रिशन भी शेयर कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा हरा-भरा जंगल, बिना ज़्यादा मेहनत की, तो क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेहनत नहीं करनी, आपको 8-9 महीने ध्यान रखना है। 8-9 महीने अगर ये सर्वाइव कर गया, उसके बाद ये चलता रहता है। ठीक है? तो इस तरीके से। ठीक है? और 20 से 30 साल में पूरा का पूरा जंगल बन जाएगा, जो 200 से 300 साल चलता रहेगा वैसे। मतलब वो प्लांट तो सॉरी, सेम ही चलते रहेंगे, आगे उनके सीड्स निकलते जाएँगे, तो ऑब्वियसली वो आगे-आगे और ग्रो भी करते जाएँगे, इस तरीके से। नेक्स्ट आपके जो करंट अफेयर है, वो है प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजामंडल मूवमेंट बेसिकली आपकी ना, देखो ये क्या थी, जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया में एक चीज़ पढ़ते हैं कि बेसिकली आपके पूरे इंडिया में कांग्रेस ने मूवमेंट शुरू की, इंडिपेंडेंस की डिमांड रेज़ की, ये सारी चीज़ें मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। पर इस सारी चीज़ में ना हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट भूल जाते हैं कि सारा इंडिया ना ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं था। इंडिया के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे राजे भी थे। 60% इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था, 40% इंडिया में बाकी राजे भी एग्ज़िस्ट करते थे, आपकी प्रिंसली स्टेट्स एग्ज़िस्ट करती थी। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, यहाँ पे राजा खुद एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, लॉज़ वो खुद बनाता था, लॉज़ को एनफोर्स भी अपने एरिया में खुद करता था, तो उसका खुद का रूल चलता था। अब यहाँ इस पूरे एरिया में बेसिकली कांग्रेस इन एरियाज़ में स्टार्टिंग से नहीं काम करती थी। तो हुआ क्या, 1920s में ना बहुत सारे लोग जो इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर रहते थे, इन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू की। इसे कहते थे प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजामंडल मूवमेंट बेसिकली है, प्रजा जो आपकी राज्य के अंडर रहने वाली प्रजा है, उन्होंने एक तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और उन्होंने राज्य से डिमांड करनी शुरू की कि हमें भी हमारे इलाके के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब वो गवर्नमेंट जो लोगों को जवाबदेही हो कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है।
यही डिमांड धीरे-धीरे बढ़ती गई। कांग्रेस को इन्होंने बहुत बारी इन्वॉल्व करने की कोशिश की। कांग्रेस स्टार्टिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हुई कि राजे कहीं पहले, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था कि राजाओं को तो हम जब बोलेंगे ये तो साथ में जुड़ ही जाएँगे। ठीक है? हमें सिर्फ ब्रिटिश से लड़ना है। ये तो इंडियंस हैं, इन मीटिंग में शामिल नहीं होती थी। पर हुआ क्या, जब 1935 का ब्रिटिश का एक्ट बना ना, ब्रिटिश ने आपके एक्ट बनाया 1935 में। इस एक्ट में प्रोविजन था एक ऑल इंडिया फेडरेशन का, कि सारी ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरीज जोड़ के एक सिंगल देश बना देना है। ये सारी प्रिंसली स्टेट्स मना कर गई। इसीलिए 1937 से आपकी कांग्रेस ने यहाँ पे भी अपनी मूवमेंट एक्सटेंड कर दी थी। तो अगर आपको कभी आ जाए क्वेश्चन कि कौन से एक्ट के बाद या कौन से टाइम पे आपकी कांग्रेस प्रिंसली स्टेट्स में फैली थी, तो याद रखना वो स्टार्टिंग में प्रिंसली स्टेट्स में नहीं काम कर रहे थे। उन्होंने बाद में अपने आप को एक्सपैंड किया प्रिंसली स्टेट्स में। ठीक है? तो ये सारी चीज़। अब लास्ट में बस एक फैक्ट है, रिवर झेलम का पुराना नाम आया हुआ था वितस्ता रिवर। तो ये फैक्ट था और ये थे आपके आज के करंट